हेलो, आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कंट्री के नामकरण पे बात की थी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। शायद अगर आपने देखा हो और नहीं देखा हो अगर वो वीडियो आपने लास्ट वाला, तो उसे ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड होते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि ये का एक पृष्ठ है। ठीक है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये ताड़पत्र से बनी हुई एक पांडुलिपि है। ठीक है, पांडुलिपि मतलब उसको कहते हैं जो हाथों से लिखी जाती है। ठीक है, हाथों से लिखी जाती है भोजपत्र या ताड़पत्र के पेज उस पे, ठीक है, उसकी पेड़ की छाल पे। ठीक है, तो ये पांडुलिपि है। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने हम कि अतीत में क्या हुआ था। तो जैसे कि किसी चीज़ को अगर हमें जानना होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में कैसे जाने, किन किन चीज़ों से हम अतीत के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो साहित्यिक जो ग्रंथ हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है, और जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं जैसे कि बर्तन मिले, जो मृदभांड मिले हैं, और जो भी औजार वगैरह मिले हैं तो उनसे भी जानकारी मिलती है कि उस टाइम किस धातु का प्रयोग किया जाता था etc। और फिर वहाँ की जो स्क्रिप्ट है, जैसे कि जो वहाँ के जो सिक्के हैं, मुहर है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम किस लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जानेंगे अतीत के बारे में अपने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि साहित्यिक स्रोत है, कि हम अपने अतीत को साहित्यिक स्रोतों के जरिए जान सकते हैं। जैसे कि जो अगर वैदिक स्रोत की बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये सब हो जाएंगे, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक साहित्यिक ग्रंथ हैं और इनके जरिए हम अपने अतीत को जान सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो इसीलिए पांडुलिपि जो होती है वो हाथों से लिखी जाती है। ठीक है, हाथों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक होती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और फिर इस पे लिखा जाता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को, अब जैसे कि इतने साल हो गए हैं तो इनके संरक्षण की भी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि जो भी पत्र हैं, ठीक है, जो भी छाल हैं पेड़ की, तो इनमें भी कहीं ना कहीं जब हज़ारों वर्षों पुरानी हो जाती हैं तो इसमें भी कीड़े भी लग सकते हैं और ये नष्ट भी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी कि जैसे कि जो विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने नष्ट कर दिया बहुत सारे हमारे ग्रंथों को। ठीक है, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। फिर भी हमारे पास कई पांडुलिपियाँ हैं जिनसे हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय का जो धार्मिक धर्म कौन सा था, किस तरीके से धार्मिक चीज़ें काम करती थीं, और किस तरीके से हमारे रीति रिवाज थे, मान्यताएं थी। ठीक है, उस टाइम किस तरीके से धर्म के प्रति लोगों के व्यवहार थे, और राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम जो राजा महाराजा होते थे उनकी जीवन शैली क्या होती थी। औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है,
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य जैसे कि महाभारत है, रामायण है तथा कविताएं एवं नाटक भी हैं, ठीक है, उनसे भी जानकारी मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग कौन करता था? आम जनता करती थी, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो इसलिए भी लिखे गए हैं ताकि उस टाइम जो जनमानस के लोग थे वो उन्हें पढ़ और समझ सकें, ठीक है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान अशोक के समय में ज़्यादातर रखा गया है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, ठीक है, या फिर पत्थर के या फिर धातु की किसी जैसे अपेक्षाकृत ठोस कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। कोई पत्थर है या धातु का कोई सतह है कठोर, उस पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ठीक है। तो उनसे भी जानकारी मिलती है कि किस राजा ने ये कार्य करवाया है और वो कार्य करवाया तो उसकी रुचि उसमें कितनी रही होगी, इस टाइप से चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग थे जैसे कि जो अमीर लोग थे मतलब उस टाइम से, तो उन लोगों ने जो भी कार्य किया तो वो चाहते थे कि हमारे कार्य को आगे भी लोग जानें, हमारे बारे में जानें, तो उन्होंने अभिलेख लिखवाए, ठीक है। और राजा रानियों ने भी लिखवाए और कुछ अन्य स्त्री पुरुषों ने भी जो राजमहल से संबंधित होते थे जैसे मंत्री हैं, सेनापति हैं, वो लोग अपने अपने कार्य करते थे और उनको अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उनके बारे में भी लोग जानें, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में क्या करते थे, विजय जब उनको हासिल होती थी, ठीक है, जब कोई युद्ध जीतते थे तो विजयों का लेखा जोखा भी उसमें रखते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कब कौन सी लड़ाई हुई, किसके मध्य हुई, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी वहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पे है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर अगर आप कमेंट करके हमसे इसके बारे में पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। यानी कि जो इस तरीके से वस्तुओं के आधार पर अध्ययन करता था अतीत का, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, वे लोग क्या करते हैं? औजारों का, हथियारों का, बर्तनों का, आभूषणों का और तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी न नष्ट होने वाले होते हैं। तो अगर कठोर थे, जल्दी नहीं नष्ट होने वाले थे, तभी तो वो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर वो बहुत ही मजबूत ना हों और जल्दी टूटने वाले हों तो शायद वो हमें ना मिले। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आज यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं, ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जानवरों की अगर हड्डियों से ये पता चलता है कि उस समय में किस किस जानवरों का कौन कौन से जानवर पालतू थे और कौन कौन से जानवरों से लोग परिचित थे, ठीक है, ये जानकारी मिलती है। चिड़ियों के बारे में जानकारी मिलती है। मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं तो उनसे भी ये जानकारी मिलती है कि लोग मछली पालन भी करते थे और मछलियों को पकड़ते भी थे, ठीक है, यानी कि उनको अपना आहार भी बनाते थे। तो उनके जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है
कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, जैसे कि जानवरों की हमने बात करी तो उस टाइम अगर बकरी होंगे, ठीक है, या फिर खरगोश होंगे, तो और चिड़िया में जैसे कि कोई भी चिड़िया होगी या मछलियाँ हैं तो उनसे यही पता चलेगा ना कि लोग क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष भी इनमें बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, तो उनके अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो बहुधा तो नहीं मिलते होंगे, क्योंकि कपड़े जो है नष्ट हो जाते थे। ठीक है, बट हाँ मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे कॉटन के कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और तो स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अभिलेख तथा पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारियों के लिए ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें कोई स्रोत मिल जाता है, कोई सोर्स मिल जाता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, तो हमारे अंदर इंटरेस्ट जागरूक होता है और हम फिर उसे जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये अशोक के द्वारा बनवाया गया, लिखवाया गया अभिलेख है। ठीक है, उनके आदेश पर लिखवाया गया था ये अभिलेख। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं ये कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान के कंधार से। और ये किसका अभिलेख है, ये जो है अशोक, जो शासक अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक थे, उनसे रिलेटेड ये अभिलेख है। उन्हीं के आदेश पर इसे लिखा गया था। इस शासक के विषय में अब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 8 में। अब पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं हिंदी जब लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कुछ भी लिखते हैं तो किसी न किसी स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलने और पढ़ने में किसका प्रयोग होता है, भाषा में, और लिखने में लिपि का प्रयोग होता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो जो अफ़गानिस्तान में, जो कंधार में इनका अशोक का अभिलेख है, वो किस लिपि में लिखा गया है, तो वो यूनानी और अरामेइक। ठीक है, ये दो लिपियों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे देखते हैं हम, ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ठीक है, इसको आप देख सकते होंगे, एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, फिर इधर यहाँ पे आप देखेंगे मुहर है। ठीक है, मुहर बनी है, तो ये एक पुराना चांदी का सिक्का है। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग कब हुआ, 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह किस तरीके से भिन्न है, तो ये आप लोग देख के इसको, ठीक है, ऑब्जर्व करके फिर आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, अतीत एक है या फिर अनेक है। ठीक है, जैसे कि हमारे इस बुक का नाम क्या है, इसका नाम है हमारे अतीत। ठीक है, हमारे अतीत इसका जो टाइटल है। तो इसमें अभी जैसे कि अतीत अगर कहें तो एक है या अनेक है, तो
एक नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले भी और आज भी लोगों के रहन सहन का अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो ढांचा है वो चेंज है। ठीक है, वो पहले भी चेंज था और आज भी। जिस तरीके से पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे उनकी जीवन शैली अलग होती थी। ठीक है, और जो पशुपालक होते थे, संग्राहक होते थे, आखेटक होते थे, या फिर जो आम जनमानस का जीवन जो होता था वो डिफरेंट होता था। ठीक है, तो इसीलिए अतीत एक नहीं बल्कि अनेक है। इसीलिए हमारे जो ये पुस्तक है उसका जो नाम है वो हमारे अतीत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी के जीवन को देखा गया है, सभी के अतीत को यहाँ पे उजागर किया गया है। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, तो अतीत का मतलब ये यानी कि यहाँ पे किसी एक स्पेशल व्यक्ति के अतीत के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पे हर किसी के अतीत के बारे में बात की गई है। मतलब कोई किसान है या पशुपालक है, संग्राहक है, आखेटक है, व्यापारी है, या फिर राजा रानी है या मंत्री हैं, तो उनके सबके बारे में है, उनकी सबकी लाइफ स्टाइल के बारे में है। तो इसलिए यहाँ पे अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के बारे में किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग जो ग्रुप हैं लोगों के रहने के, कुछ लोग कबीले में रह रहे हैं, कुछ लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कुछ लोग महलों में रह रहे हैं और कुछ लोग एक रूम में रह रहे हैं। तो उनका सबका जीवन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उनके अतीत भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न होता होगा। ठीक है, बिल्कुल होता होगा। जैसे कि अगर आज भी आप देखेंगे तो आज भी हमारे जो देखेंगे समाज में, हमारे आसपास में लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हर तरीके के स्तर में डिफरेंस है। ठीक है, तो उनके रहन सहन में भी डिफरेंस होगा, तो उनका अतीत भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, जैसे कि आदिवासी जो होते हैं उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, और जो आम जनमानस होती है उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, और जो भिन्न भिन्न समुदाय हैं, धर्म हैं, उनके सबके रीति रिवाज, उनके रहन सहन सब अलग होते हैं। तो इसलिए जो अतीत है वो एक का नहीं बल्कि सभी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे अतीत का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमारे अतीत। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अगर शहर की बात करें, ठीक है, जो शहरी जीवन है उसकी अगर बात हम करते हैं तो वहाँ पे भी क्या ऐसे ही होता है? वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता होगा। ठीक है, और इसके विपरीत क्या होता है? शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप में क्या होता है कि वहाँ के लोग क्या हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल से यानी कि प्राकृतिक चीज़ों पर खुद डिपेंड हैं, लेकिन खुद से ले लेते हैं। ठीक है, बट शहर के लोग जो हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए गाँव वालों पर डिपेंड रहते हैं, अन्य व्यक्तियों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है ना, तो वहाँ से जो अनाज है वो शहर जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से एक चेन है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब ये नहीं है कि ये आज ऐसा हो रहा है, ये पहले भी ऐसा ही था। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, बिल्कुल रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी कि अगर शासकों ने उस टाइम जो हमारे अतीत में अगर शासकों ने लेखा जोखा नहीं रखा होता तो हमें क्या पता चलता कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, है ना, और किससे हुआ था, और फिर विजय किसकी हुई थी। तो ये सब जानकारी हमें नहीं मिलती। तो ये सब जानकारी कैसे मिली?
उसका लेखा जोखा था, अभिलेख मिले, उसके बारे में जानकारी मिली हमें, ठीक है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हमें उस टाइम के जो शिकारी हैं, मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, पशुपालक हैं, उनके बारे में ज़्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है। उनके रहन सहन के बारे में हमें विशेष कोई जानकारी नहीं है। और राजाओं के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपना लेखा जोखा रखा था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मिलती हैं, तो इन्हीं से क्या होता है, मदद मिलती है। और हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। और क्योंकि अभी भी क्या चल रहा है, रिसर्च चल रही है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ये अपडेशन तो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, और थैंक यू सो मच।